वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नौमुंतखब हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इक़्तिसादी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए IMF से 3 साल के लिए 6 अरब के बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद इन दिनों IMF की जायज़ा टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। IMF ने पाकिस्तान की टैक्स वसूली पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, जो कि हमेशा से हमने हर जगह कंसर्न देखा है। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि मुल्की ज़रूरियात के लिए 12 अरब की ज़रूरत थी, 12 अरब डॉलर की ज़रूरत थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी और दरामदात को पूरा करने में काम आना था। पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से मिलने वाले 6 अरब डॉलर्स के पैकेज के बाद भी अभी 6 से 8 अरब डॉलर की और ज़रूरत है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान 1958 से लेकर अब तक छोटे बड़े पैकेजेस के लिए IMF के पास तकरीबन 21 बार जा चुका है। सन 2000 से अब तक 5 बार पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा है। आखिरी बार 2013 में पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से हमारे साथ हैं प्रोफेसर आसिम ज़िया। उनसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशन में क्यों फंसता है। आसिम, किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस IMF की तरफ से आ सकती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इन डिमांड्स को पूरा करने की पोजीशन में होगा? जी असद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में IMF की जो डिमांड है कि टैक्स पेक्स को इंक्रीज किया जाए, ये बहुत इट्स पार्ट ऑफ द लार्जर ऑस्टेरिटी ड्राइव। IMF जब भी इतना मुल्कों को पैसे देता है तो वो समझते हैं कि अगर वो लोग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स कर दें, जिस तरीके से कि पाकिस्तान में जो टैक्स बेस है वो बहुत अरसे से बहुत कम है, तो ये मेरे ख्याल में उनकी जो एक रिक्वायरमेंट आ रही है, इसमें पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा कि टैक्स बेस को इंक्रीज किया जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस रिक्वायरमेंट को मुकम्मल कर सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो जो लोग के पैसे नहीं देते टैक्स, उन लोगों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, मेरे ख्याल में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है। अगर इसको इस तरह से हम रख के देखें कि पाकिस्तान में टैक्स ना देने वाले जो लोग हैं, एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और अगर वो ये चाहती है कि IMF के पास जाने की बजाय जिस तरह से पाकिस्तान को सऊदी अरब और फिर हुकूमत ने चीन से जो रब्ता किया, अगर दूसरे सोर्सेज से पैसे आ जाते हैं, चूँकि IMF आता है तो कंडीशनैलिटीज़ आती हैं, कहीं और से आपकी इमदाद आती है तो कंडीशनैलिटीज़ नहीं आती, तो उस सोर्स को ज़्यादा देखा जाए इंस्टेड ऑफ दिस कि हम किसी कंडीशनैलिटी की तरफ जाएं। जी, मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि हमें टैक्सेस इस तरह जाके लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत ना ही हो, तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि हम लोग खुद सस्टेनेबल हो जाएं। उसके लिए ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल इशू है वो ये है कि जब मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके दो तरीके होते हैं कि आप इन्वेस्ट करें हार्डवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। हार्डवेयर की इन्वेस्टमेंट में इस तरह एक एग्जांपल दूंगा कि आप जिस तरह मसलन सड़कों के ऊपर पैसे लगा दें, ब्रिजेस के ऊपर पैसे लगा दें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे लगा दें, और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ये होती है कि आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये है कि जिस तरह ये ऑस्टेरिटी ड्राइव्स आती हैं तो वो सिर्फ पैसे जो हैं वो हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये कि IMF की कंडीशनैलिटी का जो साइड इफेक्ट ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए वो नहीं होती। जिस तरह 2013 के अंदर ऑस्टेरिटी ड्राइव हुई थी तो उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है वो कम से कम होता नजर आ रहा है, और इसके बाद अब अगर ये 22nd टाइम 22वीं दफा ये लेते हैं IMF से पैसे, तो उससे भी जो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट फंडिंग है उसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो डाउन साइड उसका होगा इफेक्ट कि ये IMF जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसके ऊपर वो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि वो पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप अपनी फिस्कल एडजस्टमेंट करें। तो मेरे ख्याल ये सबसे एक चीज दरमियान में अगर हम उसको भी एड्रेस करते चलें, पाकिस्तान को हर 5 से 10 साल बाद हम देखते हैं कि IMF के पास जाना पड़ता है या बेल आउट पैकेजेस की जरूरत पड़ती रहती है हर दफा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिक्स होने से आपको लगता है सिर्फ टैक्स का निज़ाम तो नहीं हो सकता जो पूरे मुल्क को चलाए, या यही एक ऐसी चीज़ है जिस पर रिलाई कर सकते हैं? जी, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो रेवेन्यू सोर्स है वो तो टैक्सेस हैं, लेकिन जो हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मसलन जो हमारे फॉर एग्जांपल जिस तरह जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिस तरह सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में डेट सर्विसिंग है, जो हमारे पुराने कर्जे लिए हुए हैं उनके जो पैसे दे रहे हैं उसको भी इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिस तरह के रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। दूसरे नंबर पे जो हमारी जो मसलन कंजम्पशन जो है जिस हिसाब से मसलन हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन सबसे अहम चीज़ ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है
پاکستان کے اندر جو عوام ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ خود اکنامک ڈیولپمنٹ پروڈیوس کریں, اکنامک گروتھ پروڈیوس کریں. میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس کی جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی جو ویلیو ایڈڈ ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے اور سسٹینیبلٹی کے لیے کہ ہم لوگ اپنی جو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کریں, ہم ایڈ آن کرنا شروع کریں. جی بہت بہت شکریہ عاصم ضیاء آپ کا. عاصم ضیاء ہمارے ساتھ تھے یونیورسٹی آف ورمونٹ سے.